नमस्कार, टाइम्स टाउन भारत पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 4:50 होने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। और आज का सवाल कि क्या बिहार के सियासी संग्राम में ओवैसी बड़ी तैयारी में है? ओवैसी 4 का जवाब 24 से देने की बात कर रहे हैं, लेकिन उनकी रणनीति क्या है? सवाल यह भी कि क्या मुस्लिम वोट बैंक हासिल करने की लड़ाई में ओवैसी सब पर 20 पड़ने वाले हैं और इसका सीधा नुकसान किसको होने वाला है? ओवैसी खुलेआम चैलेंज दे रहे हैं, लगातार सीमांचल न्याय यात्रा पर है और वो लोगों को बता रहे हैं कि मुसलमानों का नेता कैसा होना चाहिए। ये सारे सवाल इसलिए हैं क्योंकि बिहार के सीमांचल से लेकर मिथिलांचल में ओवैसी की सियासी रैलियों और उनके भाषणों का पैटर्न अगर आप देखेंगे तो वो खुद को मुसलमानों का सच्चा रहनुमा साबित करने की कोशिश में जुटे हैं। लेकिन इसी के साथ ओवैसी तेजस्वी और आरजेडी को चेतावनी भी दे रहे हैं। तेजस्वी को कह रहे हैं कि नादान हो, ये नादानी भारी पड़ने वाली है। करेंगे चर्चा, लेकिन पहले इस रिपोर्ट को आप देखिए। बिहार में चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद एनडीए और महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर लड़ाई भी आखिरी दौर में है। सियासी वार पलटवार के बीच सियासत के केंद्र में है बिहार की 243 सीटों पर करीब 18% मुस्लिम वोट बैंक। इस वोट बैंक की दावेदारी में एक तरफ तेजस्वी यादव है जो एमवाई समीकरण की पुरानी दीवार को संभालने की कोशिश में जुटे हैं। एनडीए भी दावा कर रहा कि मुस्लिम अब विपक्ष के बहकावे में नहीं आने वाले, लेकिन इन सबके बीच एमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी अलग ही तेवर में है। वो चाहते तो थे कि महागठबंधन का साथ मिले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो तेजस्वी को चेतावनी दे रहे हैं, चेतावनी कि इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। सुन लो तेजस्वी, सुन लो राजद के नेता, हम तुमको बता रहे हैं तुम्हारी नादानी तुमको नुकसान पहुंचाएगी। तुम्हारा गुरूर और तुम्हारा तकब्बुर तुमको कमजोर करके रख देगा इंशाअल्लाह। तुम ये समझ रहे हो कि तुम सब कुछ कर जाओगे, तुम नहीं कर सकते। तुमको अगर बिहार में बीजेपी को रोकना है और बिहार में दोबारा मोदी और नीतीश कुमार की सरकार को अगर रोकना है तो तुमको ओवैसी और अख्तर ईमान का हाथ पकड़ना पड़ेगा। और अगर तुम नहीं पकड़ोगे तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग समझ रहे थे कि 4 को तोड़ लिए तो ये लोग कमजोर पड़ जाएंगे। मैंने कहा 4 का जवाब 24 से दिया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। ओवैसी 4 का जवाब 24 से देने की बात कर रहे हैं। दरअसल ओवैसी सीमांचल में ताल ठोक रहे हैं। वहाँ कुल 24 सीटें हैं। 2020 के चुनावों में ओवैसी की पार्टी के 5 विधायक जीते थे, लेकिन आरजेडी ने 4 विधायक तोड़ लिए। तेजस्वी से मिले उसी जख्म का हिसाब बराबर करने के लिए ओवैसी इन दिनों ताल ठोक रहे हैं। सीमांचल को सियासी प्रयोगशाला बनाया है जहाँ 40 से 70% तक मुस्लिम आबादी है। अररिया, कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज जैसे जिलों में फैला सीमांचल 24 विधानसभा सीटों को समेटे है। पिछले चुनाव में इनमें से बीजेपी को 8, जेडीयू को 4, कांग्रेस को 5, सीपीआई-एमएल को 1 और आरजेडी को 1 सीट मिली थी। ओवैसी की एमआईएम 5 सीटों पर जीती थी। हालांकि बाद में ओवैसी की पार्टी के 4 विधायकों ने आरजेडी का दामन थाम लिया था। तो क्या इन्हीं मुस्लिम वोटों को हथियार बनाकर ओवैसी आरजेडी पर निशाना साध रहे हैं? बिहार में मुस्लिम लीडरशिप को खड़ा करने की हुंकार भर रहे हैं। हाँ, मैं हैदराबाद से आया हूं, कोई चांद से नहीं आया हूं। और जब आ गया हूं तो कोई माइका लाल मुझे बिहार से नहीं बाहर भिजा सकता। और जहां पर हम आते हैं वहां पर अपनी जमात के परचम को लहराकर जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। देखो, यादवों का नेता है, हर समाज का, ठाकुरों का, ब्राह्मण भाइयों का नेता है, भूमियारों का नेता है, ईबीसी का नेता है, पसमानदा तबकात का नेता है, मांझी का नेता है, पासवान का नेता है, अरे सबका नेता है। अगर किसी का नेता नहीं है तो बिहार में 19% मुसलमानों का नेता नहीं है। मैं यहाँ पर आया हूँ तो 19% जनता को एक नेता बनाने के लिए और ऐसा नेता बनाने के लिए जो ना राजद से डरेगा, ना मोदी से डरेगा, ना नीतीश से डरेगा, बल्कि सिर्फ अल्लाह से डरने वाला होगा। तो क्या सीमांचल की सीटों पर एमआईएम का प्रभाव आरजेडी के लिए सिरदर्द बन सकता है? क्या तेजस्वी को ओवैसी की खुली चुनौती के पीछे मुस्लिम वोट बैंक के बंटवारे की चाल है? वैसे तो पूरे बिहार में मुस्लिम फैक्टर की बात करें तो बिहार में 17.7% मुस्लिम आबादी है। 47 सीटों पर मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका निभाता है।
11 विधानसभा सीटों पर करीब 40% मुस्लिम वोटर हैं। सीमांचल के अलावा दूसरे इलाकों में भी ओवैसी मुस्लिम वोटर्स को साधने की कोशिश में जुटे हैं। मुसलमानों के सियासी आत्मसम्मान का नैरेटिव कर रहे हैं। आपने अपने वोट से सीमांचल में मुसलमानों की एक सियासी लीडरशिप को पैदा किया, तो मोदी को तकलीफ, अमित शाह को तकलीफ, नीतीश कुमार को तकलीफ, लालू को तकलीफ, कांग्रेस को तकलीफ। ओवैसी एमआईएम को वैकल्पिक ताकत के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, जो सीधे तौर पर मुस्लिम समाज के सवालों को सियासी मंच पर लाता है। उनका सीधा टारगेट उन मुस्लिम वोटर्स पर है जो आरजेडी, कांग्रेस जैसी पार्टियों से निराशा महसूस करते हैं और अपनी अलग लीडरशिप चाहते हैं। पैदा इसलिए हुए कि तुम्हारे ख्वाबों को पूरा करेंगे और हम अपने ख्वाबों को चूर कर देंगे। कि हम पैदा इसलिए हुए कि अपने घरों को वीरान कर कर तुम्हारे महलों में चिराग जलाएंगे। जारी का वक्त है। हमने 50 साल इन लोगों पर भरोसा किया, बताओ क्या मिला? हमको कुछ नहीं मिला। अभी आज से 1 महीना पहले वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन हुआ, नायब सदर जमहूरिया का। किसको वोट दिया ओवैसी ने? हमारे तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने हमसे मिलकर कहा कि असद भाई साथ दो। किसको वोट दिया? फिर आज तुम हम पे उंगली उठाते हो। ओवैसी के हुंकार के बीच सियासी तीर भी चलाए जा रहे हैं। बुर्कानशीब वोटर्स की पहचान की मांग के बीच चुनाव आयोग ने जरूरत पड़ने पर आंगनबाड़ी सेविकाओं से जांच करवाने की बात कही है। जहां तक बुर्का नशीन की बात हो रही है, पर्दा नशीन लेडीज की, तो आइडेंटिटी के लिए जो हमारी आंगनबाड़ी सेविकाएं हैं वो हर बूथ पर उपलब्ध रहेंगी और आवश्यकता पड़ने पर उनकी चेकिंग होगी। पिछले चुनावों में महागठबंधन को मुस्लिम वोट का बड़ा हिस्सा लगभग 77% मिला था। तेजस्वी यादव इसको किसी भी कीमत पर बचाए रखना चाहेंगे, क्योंकि ये उनकी सियासी ताकत की चाबी है। ऐसे में सवाल है, क्या ओवैसी का तूफान तेजस्वी के स्कोर वोट बैंक को उड़ा कर ले जाएगा, या फिर तेजस्वी इस वोट बैंक को बरकरार रखकर संघर्ष देने में कामयाब होंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। चलिए आपने रिपोर्ट देखी, आपका परिचय मैं आज के मेहमानों से करवाता हूं। विजय शर्मा, भारतीय। अब कौन नादान है, कौन दानिशमंद हैं, यह तो बिहार की जनता तय करेगी। और पूरे देश के सामने एक महत्वपूर्ण चुनाव है जिसको हम बड़ी शिद्दत से लड़ रहे हैं, और बिहार में परिवर्तन के लिए लोग वोट करेंगे। तेजस्वी जी के नेतृत्व में एक ऐसी सरकार का गठन होने जा रहा है जहां अफसरशाही के लिए कोई जगह नहीं होगी, लोकशाही होगी, जनता का काम होगा और नौकरियां दी जाएंगी युवजन को, और बेरोजगारी पर मुकम्मल चोट होगी, स्थायी नौकरी मिलेगी। ये संविदा राज को हम खत्म करेंगे और जो किसान हैं उनको उनकी फसल का उचित मूल्य मिलेगा, नकली यूरिया नहीं होगा वहां पर, और जो वहां पर सर्वे के नाम पर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, हर जगह घुसखोरी है और पेपर लीक से लोग त्रस्त हैं। इसलिए इस चरमराती कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए हम लोग काम करेंगे। और उन लोगों से भी जरा जाकर पूछा जाए जो लंबे समय से, जिनके घर के चिराग बुझते हैं और उनको कोई इंसाफ नहीं मिलता है, तो उन लोगों के पास जाएंगे तो वो सारे के सारे लोग बदलाव के लिए तैयार बैठे हुए हैं। और 17 महीने में जो 5 लाख लोगों को नौकरियां दी गई, हमने मानदेय बढ़ाया, चाहे वो आशा दीदी हो, ममता दीदी हो, उनके लिए हमने कोशिश की। आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका, पंचायत प्रतिनिधि, टोला सेवक, मोहल्ला से लोग जो जुड़े हुए थे, तालीमी मरकज से, सबको, विकास मित्र को। जयंत भाई, आपने करीब 1.5 मिनट सारी पार्टियां यही कहती हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, कहना भी चाहिए। 1.5 मिनट करीब आप पार्टियां यही कहती हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, कहना भी चाहिए। 1.5 मिनट करीब आपने बोला। बिहार की जनता ने आपको सुना, आपकी बातों पर कितना भरोसा करेगी नहीं करेगी वो 14 तारीख को पता चलेगा। लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला भाई, और सवाल का जवाब यह नहीं मिला कि आपने पिछली बार डिच किया था ओवैसी को। 5 जीते थे, 4 लेकर चले गए, वो कह रहे हैं 4 के बदले 24, और वो कह रहे हैं कि जो आप कर रहे हैं ये आप पर बहुत भारी पड़ने वाला है। इसका जवाब आप नहीं दे रहे।
मैं तो आपसे ये कह रहा हूं कि हम लोगों की पार्टी ने हमेशा से मुस्लिम प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखते हुए सियासत की है और उनको उचित प्रतिनिधित्व मिले, इसलिए यूपीए में भी जो सरकार बनी हमारी, तो दो मुस्लिम केंद्रीय मंत्री हमारी ओर से थे, अली अशरफ फातमी साहब और तस्लीमुद्दीन साहब। हाँ। यूनाइटेड फ्रंट में भी वो गृह राज्य मंत्री थे तस्लीमुद्दीन साहब। 2010 में जब हमारे 22 विधायक थे कुल पूरे बिहार में, तब भी 7 मुस्लिम विधायक हमारी ओर। नहीं, वो सब छोड़िए, इस बार के चुनाव में ओवैसी बार बार कह रहे हैं कि भाई हमसे गठबंधन कर लो, हमसे गठबंधन कर लो। आपके नेताओं के घर तक ढोल नगाड़ा लेकर अख्तरुल ईमान पहुंच गए, आप भाभी नहीं दे रहे हैं। डर है कि कहीं मुस्लिम वोट बैंक ओवैसी की ओर पूरी तरीके से ना शिफ्ट हो जाए? आपकी क्या, मैं वही तो जानना चाह रहा हूं, क्यों ओवैसी से किनारा? मुस्लिम लीडरशिप आप चाहते हैं? मैं आपसे वही कह रहा हूं कि कोई भी सियासत और कोई भी गठबंधन सड़क पर नहीं हुआ करता, ढोल पिपू बजा के नहीं होता, टेबल टॉक होता है। और संजीदा सियासत करने वाले लोग इस बात को समझते हैं। हम क्या चाह रहे हैं? हम तो 2015 में भी हमारे 12 एमएलए मुस्लिम जीत कर आए, अब्दुल बारी सिद्दीकी जी वित्त मंत्री बने। 2020 में भी हम लोगों ने 19 मुसलमानों को टिकट दिया, और फिर उसमें माने 2010 में भी हम लोगों ने जो हमारी ओर से आपको बताया कि 7 मुस्लिम विधायक जीते। तो हमारी ओर से कभी भी नुमाइंदगी में कहीं कोई कमी नहीं होती। ठीक, मैं समझ गया। जानते हैं कि लालू प्रसाद जी, जयंत भाई मैं समझ गया। शादाब चौहान आपको लाता हूं। निरपेक्षता की राजनीति करते हैं। शादाब चौहान ये कह रहे हैं हक है कि मुस्लिम लीडरशिप देनी होगी तो हमारी पार्टी में आ जाओ। आप होते होंगे मुसलमानों के सबसे बड़े नेता, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें आपकी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। बहुत सीधी सी दो टूक है, फिर भी आप कह रहे हैं कि कर लो कर लो कर लो। छोड़ दीजिए भाई। राकेश भाई, इसी अहंकार के संबंध में बैरिस्टर ओवैसी साहब ने कहा है कि आप बाद में ना कहिएगा कि आपका वोट चला गया और जो तेजस्वी यादव जी का वोटर है वो बीजेपी की गोद में बैठकर पानी फल खा रहा है। हमने 6 सीट मांगा, हम आपको मुख्यमंत्री बनाने का रास्ता खोल रहे हैं। और हमारी डिमांड क्या? हम लगातार 11 सालों से बिहार में कार्य कर रहे हैं और सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल, एएमयू किशनगंज, वहां के इंडस्ट्रियल हब, आईटी पार्क और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क को लेकर के हम ये विषय मांग रहे हैं। हम कह रहे हैं कोई मंत्रालय नहीं चाहिए, और हमने 5 सीट जीता है। 2020 में कितनी आरजेडी को सीट मिला था? हम सीमांचल में आपसे बड़ी पार्टी हैं, आपने हमारे 4 विधायक तोड़ा, फिर भी हमने बिहार की जनता के हित को सर्वोपरि रखते हुए सेक्युलर वोटों का बंटवारा रोकने के लिए सब कुछ त्याग करके आपसे गठबंधन का खुलेआम ऑफर दिया। पिछली बार भी प्रयास किया, लेटर लिखा, लेकिन इन्होंने अफवाह फैला दी। इस बार हमने पब्लिक डोमेन में जाकर के भी कहा, खुलेआम कहा, हम सिर्फ 6 सीट मांग रहे हैं, कोई मंत्रालय नहीं मांग रहे हैं। लेकिन ये लोग हमको अछूत समझते हैं, पॉलिटिकली अनटचेबल समझते हैं। लेकिन जब कुर्मी, सैनी, कुशवाहा, मल्ला, राजभर, निषाद सबका नेता होगा, एलजेपी के जो पारसनाथ जी हैं, उनको आप सीट देने तैयार हैं। लेकिन हम इतने खराब हो गए, 19% आपका गुलाम होगा सियासी। अब ये नहीं चलने वाला है सर। आप बताइए कि कौन सा अहंकार है आपको? ठीक है शादाब, वो जयंत जिज्ञासु इशारा भी कर रहे हैं। जयंत बस 30 सेकंड दीजिए, आ रहा हूं। आप कह रहे हैं और बार बार चुनावी मंचों से बात हो रही है, हमको धोखा दे दिया, 5 जीते थे, 4 उड़ाकर लेकर चले गए। अब शादाब, वो जयंत जिज्ञासु इशारा भी कर रहे हैं। जयंत बस 30 सेकंड दीजिए, आ रहा हूं। आप कह रहे हैं और बार बार चुनावी मंचों से बात हो रही है, हमको धोखा दे दिया, 5 जीते थे, 4 उड़ाकर लेकर चले गए, 4 के बदले 24, 4 के बदले 24। तो शादाब 4 के बदले 24 कर देते ना, क्यों गठबंधन के लिए रो रहे हैं आप लोग? दिखाइए अपनी ताकत। बिल्कुल राकेश जी, बिहार की नहीं जयंत आ रहा हूं, 30 सेकंड दीजिए। बिहार की जनता के हित को सर्वोपरि रखने के लिए, सेक्युलर वोटों का बंटवारा रोकने के लिए हमने ये फैसला लिया कि हम लोग मिलकर चुनाव लड़ना चाहते हैं। और रही बात 4 का 24, वो तो जवाब देंगे पूरे प्रदेश का मुसलमान और दलित जवाब देगा, क्योंकि मुसलमान और दलित बैरिस्टर ओवैसी साहब को राष्ट्र संपत्ति के समान मांगता है। और ये राष्ट्र संपत्ति का नहीं शादाब, आप अपनी नेता की बड़ाई करिए, महिमा मंडन करिए, राष्ट्र संपत्ति बताइए, जो बताइए सब ठीक है, हर पार्टी के नेता करते हैं। लेकिन महाराष्ट्र में, यूपी में आपके उन्हीं नेता को कितना लोगों ने संदेश दिया, सियासी क्या संदेश दिया, वो आपको बहुत सारी बातें पता है। कहां कितनी जमानत जब्त हुई, नहीं हुई, मैं उधर नहीं जाना चाहता हूं। सभी दल नहीं, हमने शुरुआत की है। बीएसपी को कितना वोट मिलता था? बीजेपी के तो मतलब 4 का बदला 24 में है, मतलब 4 के बदले 24 सिर्फ डराने के लिए है कि किसी तरीके से आरजेडी कांग्रेस गठबंधन कर लें, सिर्फ डराने के लिए नारा है।
नहीं, डराने के लिए नहीं, हम ये कह रहे हैं बाद में मत रोइएगा कि मेरी चॉकलेट छीन ली, मेरी टॉफी छीन ली, मैं तो हार गया, ये फला की बी टीम है। अब बीजेपी को अगर कोई कामयाब करेगा वोटों के बंटवारे के लिए जयंत जी जिम्मेदार होंगे, आरजेडी जिम्मेदार होंगे। चलिए जयंत जिज्ञासु आ जाइए, रोना नहीं, वोटों का बंटवारा आप लोग जिम्मेदार, और अभी से शादाब कह रहे हैं कि नतीजा क्या आने वाला है 14 नवंबर भूल जाइए। देखिए राकेश जी, हमारी पार्टी हर जाति मजहब को साथ लेकर चलती आई है लालू जी के जमाने से। कितने विधायक हैं? इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ, सबसे गठबंधन करेंगे, शादाब से नहीं करेंगे। आपने पशुपति पारस की पार्टी का गठबंधन कराया, लोगों ने किशनगंज में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पार्टी का विलय कराएंगे आप, पशुपति पारस जी की पार्टी का विलय कराएंगे आप, उनको चुनाव लड़ने के लिए मना करेंगे। हमने सेंटर खोला और जिनकी सारी उम्मीदें इनकी पार्टी में थे, तस्लीमुद्दीन साहब के बेटे शाहनवाज भाई को मंत्री बनाया 2022 में। हम लोगों ने शमीम साहब को मंत्री बनाया। हम लोगों ने इसराइल मंसूरी, जो अपने समाज के इकलौते विधायक पूरे भारत में, उनको मंत्री बनाया। और जो शाहनवाज भाई AIMM के टिकट पर चुनाव जीत कर तो राजद के ही रहे। इनके प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब, वो तो राजद में ही थे। और हम कहना चाहते हैं कि आज की तारीख में पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने पूरे पशुपति पारस जी की पार्टी का विलय कराने वाले हैं, मुकेश सैनी जी की पार्टी का विलय कराने वाले हैं। क्या 2015 में चुनाव लड़े थे? सारा फॉर्मूला मुसलमान होगा, मैं आपका गुलाम नहीं हूं सर। और 2020 में सबसे ज्यादा मुस्लिम प्रत्याशी 144 में 17 ने उतारे, 8 ने उनमें जीत दर्ज की। हम लोगों ने महिलाओं में भी खरीदा तो क्या लोकतंत्र की हत्या नहीं थी? 2015 में 10 में 10 ने जीत दर्ज की। पिछली बार सबसे ज्यादा 16 महिलाओं को हमने उतारा, 16 में 7 ने जीत दर्ज की। हम कह रहे हैं कि नुमाइंदगी हर जाति समूह का, चाहे अगड़े हो, पिछड़े हो, अल्पसंख्यक हो, महिलाएं हो, पार्टी का विलय कब कराने वाले? जदयू ने 18 को उतारा, हमने 24 अति पिछड़े को टिकट दिया था। बिहार में पहले, ठीक है, मैं आगे बढ़ूं 10 सेकंड शादाब, आपको फिर मैं डिबेट ओपन करूंगा। मंडल जी को शादाब जल्दी से। हम लोगों की पार्टी तो A to Z की राजनीति करती है। जयंत जी ने सारे मशवरे, सारे फॉर्मूले मुझे समझाए। सब जगह इनको चुप करा लीजिए। हाँ जयंत भाई सुन लीजिए, शादाब को सुन लीजिए। जयंत भाई ने सारे फॉर्मूले मुझे समझाए, फिर बोलना शुरू कर दिए जयंत भाई। जयंत भाई ने सारे फॉर्मूले मुझे समझाए। मुकेश सैनी जी से कहेंगे कि वो अपनी पार्टी का विलय कर लें या चुनाव न लड़े, हम उनके समाज को प्रतिनिधित्व देंगे। क्या पशुपति पारस जी को ये बात कहेंगे? सिर्फ मुसलमानों को राजनीतिक अछूत बनाने के लिए, अपना सियासी गुलाम बनाने के लिए, हमारे राजनीतिक नेतृत्व को कमजोर करने के लिए आप इस तरह की बेबुनियाद बातें। ठीक, मैं आगे बढ़ता हूं सर, आगे बढ़ता हूं। जयंत और शादाब हो गया, आगे बढ़ता हूं। जगदीश शर्मा, आप मुसलमानों को सियासी गुलाम आप और आरजेडी मिलकर बना रहे हैं, ये दो टूक कह रहे हैं शादाब चौहान। देखिए राकेश पांडे जी, समस्या बड़ी गंभीर है, इसको कोई समझ नहीं रहा। चुनाव में बिहार चला गया है। एक IBN चैनल के न्यूज बड़े पत्रकार ने चुनाव आयोग से पूछा कि राहुल गांधी जी आप पर आरोप लगा रहे हैं, आपका क्या कहना है? चुप हो गए कि हम किसी आरोप का जवाब नहीं। राहुल गांधी कोई आम आदमी नहीं है, राहुल गांधी विपक्ष का नेता है। और समस्या बिहार में बहुत गंभीर है। एक एक सीट पर एक एक घर में 200 वोट नकली हैं। जो मरे हुए उनकी भी वोट है, और जो कई लोग कैसे जो जिनके बाप का नाम एक है। आप हार गए आज से ही जगदीश शर्मा, कम से कम कंधे तो स्ट्रांग रखिए भाई। चुनावी समर है, अभी तो चुनावी लड़ाई ढंग से शुरू भी नहीं हुई, अपने कंधे कम से कम अभी तो टाइट रखिए। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। नॉमिनेशन के 10 दिन पहले तक नाम वोटर लिस्ट में जोड़े जा सकते हैं, अभी से आपके कंधे ढीले होने लगे। वोट चोरी कर जब बीजेपी चुनाव वर्ष की वजह से जीतेगी, मतलब क्या? चलिए ठीक है। अब जगदीश शर्मा, मैं आपसे क्या ही सवाल पूछूं? जगदीश शर्मा, आप आज से ही कह रहे हैं कि बीजेपी वोट चोरी करके जीतेगी। आप ये मान लिए कि बीजेपी जीत रही है, पूरा बिहार खिलाफ। आप ये दावा करने की स्थिति में नहीं है कि हम जीत जाएंगे। अब ये जयंत जिज्ञासु और उनकी पार्टी को विश्लेषण करना है कि ऐसी कांग्रेस आपकी कितनी मजबूत साझेदार हो सकती है कि वो आज से ही हार मानकर चल रहे हैं, उनके कंधे ढीले पड़े हैं। विजय शर्मा, आप लोग ये परिस्थिति देखकर खुश हो रहे होंगे? के खिलाफ लड़ाई लड़ो। आऊंगा जयंत भाई, रुक जाइए, एक बार सब लोग बोल लें, एक बार सब लोग बोल लें। आपका रिजल्ट हार नहीं होगा। ठीक है जगदीश शर्मा, प्लीज, हो गया, आप पहले ही हार मान रहे हैं। विजय शर्मा, आप लोग बड़े खुश हो रहे होंगे। राकेश जी, मतलब नहीं, मैं बता रहा हूँ,
राकेश जी, ये सब मुसलमानों के रहनुमा बनने की लड़ाई है। कैसे गला काट लड़ाई चल रही है, आपने देखा किस तरह से टीवी के ऊपर, नेशनल चैनल के ऊपर बैठ के किस तरह से मुसलमानों का नेता बनने की है। एक तरफ से कहा जा रहा है कि क्यों ना हम मुसलमानों के नेता बन जाएं, दूसरी तरफ से कहा जा रहा है कि हमने इतने टिकट दिए मुसलमानों के। यहाँ विकास की बात कोई नहीं कर रहा, विकास की ना बात ये करेंगे, ये परिवारवाद की बात करेंगे, मुस्लिम तुष्टीकरण की बात करेंगे। आपने देखा होगा तेजस्वी जी ने कैसे कहा था वक्फ का जो अमेंडमेंट बिल था कि हम कचरे के ढेर में डाल देंगे। ये इनकी तुष्टीकरण की राजनीति। और जगदीश जी ने तो एक कदम आगे बोल दिया, इन्होंने तो अपनी हार स्वीकार कर ली। अरे आप मुझे बताइए जगदीश जी, मैं आपको चुनौती देता हूं, एसआईआर पे आपने कितनी आपत्ति दर्ज कराई है? अभी फाइनल लिस्ट पे सारे बीएलओज को लिस्ट जारी कर दी गई है, मामला सुप्रीम कोर्ट में, और आप यहाँ मान रहे हो। तो मैं कहता था आइयो मचाओ देश बचाओ, ऐसे झूठे आरोप लगाने से टीवी के ऊपर थोड़ी आप जीत जाओगे। और तेजस्वी जी और राहुल जी के अंदर भी लड़ाई जारी है मुसलमानों के नेता बनने की, क्योंकि आपने देखा है 85 के बाद में 40 साल हो गए कांग्रेस को राज गए हुए, क्योंकि इनका जो मुस्लिम वोट बैंक था उस पे डाका मार लिया तेजस्वी जी ने। तो इनके पार्टों की लड़ाई आपस में हो रही है। तो ये आज जो तस्लीमुद्दीन का नाम ले रहे हैं, वो आपराधिक छवि वाला आदमी, कितने आपराधिक केस थे, उसको ये